हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशनल टीवी। इस वीडियो में हम डीएड फर्स्ट ईयर समकालीन भारतीय समाज यानी कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है। प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य श्री सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। 11 सितंबर 1940 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुना। 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख एक उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव का भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें उन उद्देश्यों एवं सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया जिनकी पूर्ति के लिए संविधान सभा से संविधान निर्माण का आग्रह किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की समितियों का आपको वर्णन करना है। संविधान सभा की कार्यवाही का संचालन एवं नियंत्रण करने के उद्देश्य से कार्य विभाजन करके 6 समितियों का गठन किया गया जिनका वर्णन निम्न प्रकार से है। देखिए 6 समितियां कौन सी हैं। फर्स्ट है संघीय शक्तियां समिति, सेकंड है प्रांतीय संविधान समिति, थर्ड है संघीय संविधान समिति, फोर्थ है संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की समिति, फिफ्थ है अल्पसंख्यकों एवं मौलिक अधिकारों संबंधित सलाहकार समिति, और सिक्स्थ है चीफ कमिश्नर के प्रांतों से संबंधित समिति। ये 6 समितियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप एवं स्वीकृति का वर्णन कीजिए। देखिए प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को तैयार किया। इस प्रारूप के मूल संविधान में 395 धाराएं यानी कि आर्टिकल तथा 8 अनुसूचियां रखी गई, जिसके बाद इस प्रारूप को संविधान सभा, प्रांतीय परिषदों विधिवेताओं, आम नागरिकों आदि के द्वारा विचार विमर्श के लिए पेश किया गया। संविधान सभा ने अपने छठे अधिवेशन 4 नवंबर 1948 से इस प्रारूप पर विचार विमर्श करना आरंभ कर दिया। इस अधिवेशन में प्रारूप को सदस्यों के सम्मुख अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए प्रस्तुत किया गया। यह प्रारूप एक प्रकार का विधेयक था। यह इसका प्रथम चरण था। यह अधिवेशन 9 नवंबर तक चलता रहा। वाद विवाद एवं द्वितीय चरण के लिए संविधान सभा का 7वां अधिवेशन 15 नवंबर 1948 को आरंभ हुआ। संविधान सभा के इतिहास का यह सबसे बड़ा लंबा अधिवेशन था जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। सदस्यों को प्रत्येक धारा एवं अनुसूची पर वाद विवाद एवं संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। सदस्यों ने कुल मिलाकर 7,635 संशोधन प्रस्तुत किए, जिनमें से केवल 2,474 संशोधनों पर विचार विमर्श हो सका। संविधान सभा में प्रारूप का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। इस दौरान संविधान को स्वीकार कर लिया गया। 26 जनवरी 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के फलस्वरूप इस पर अपने हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन का आपको वर्णन करना है, यानी कि लास्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को आरंभ हो गया। इस अधिवेशन में संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। यद्यपि संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1949 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया था कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इसे जनवरी 1930 को कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाएगी और अब कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य को प्राप्त करना होगा। यह प्रस्ताव साकार होने पर 26 जनवरी की तिथि को संवैधानिक ऐतिहासिकता प्रदान करने के उद्देश्य से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का संविधान में क्या प्रावधान है, यानी कि फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। राज्य नीति निर्देश सिद्धांत अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य इस बात के लिए प्रयत्नशील होगा कि वह इस संविधान के लागू होने से 10 वर्ष के अंदर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के दायित्व निभाएगी। आगे है, कुछ ऐसा ही मंतव्य राज्य के विधान परिषद के सदस्य श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। उन्होंने कहा कि लोक शिक्षा के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है और इस बात का सारा उत्तरदायित्व भारत सरकार का है। सरकार का प्रथम प्रयास इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधनों को जुटाना होगा।
अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की कई राज्य सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा अधिनियम बनाए, जिनके द्वारा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति न हो सकी। बुनियादी शिक्षा 1937 का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था और शिक्षा का ध्येय गरीब बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? तो इसमें पहला है जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय खोलने को प्राथमिकता देना। दूसरा है अनुसूचित जातियों की तर्ज पर अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को अध्यापन कार्य के लिए चुनना। तीसरा है बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए विशेष निर्देशन सामग्री के विकास करने का प्रयास प्रावधान करना। चौथा है अनुसूचित जनजाति के बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष सुविधाएं जैसे कि आवासीय पाठशालाएं, उपचार कोर्स आदि दी जाना। नेक्स्ट है जनजातीय लोगों की उन्नत सांस्कृतिक पहचान के उद्देश्य से शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम का निर्माण करने की सिफारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विकलांगों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? तो इसमें पहला है विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहन करने से के संबंध में प्रयास करना। दूसरा है जिला स्तर पर ऐसे बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की सुविधाएं उपलब्ध कराना। तीसरा, विद्यालयों में निःशुल्क छात्रावास की सुविधाएं मुहैया करवाना। चौथा है विशेष विकलांगता के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्ति कराना। पांचवा है विकलांग बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था दूसरे बच्चों के साथ करना। छठा है विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का उचित प्रबंध करना। सातवां है विकलांग बच्चों की पढ़ाई के लिए अध्यापकों के लिए विशेष ट्रेनिंग कैंप लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े लोगों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? तो इसमें पहला प्रावधान है पिछड़े समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सेकंड है मरुस्थलीय एवं पहाड़ी जिलों के दूर दराज तथा अगम्य क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना के लिए सामग्री मुहैया करवाई जाएगी। तीसरा है द्वीपों में भी संस्थाएं खोलने के लिए सरकार पूर्ण रूप से सहयोग करेगी यानी कि सहायता करेगी। छठा है समाज के पिछड़े व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंध रखते हों उन्हें वजीफा पाठ्य सामग्री व अन्य प्रकार की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में नागरिकों के समानता के अधिकार की व्याख्या की गई है। तो ये अधिकार निम्नलिखित है। पहला है कानून के समक्ष समानता। संविधान के अनुच्छेद 14 में यह व्यवस्था की गई है कि कानून के सामने सब समान हैं। किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति, धर्म, भाषा, रंग, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के समक्ष सभी समान होंगे। दूसरा है भेदभाव की मनाही। अनुच्छेद 15 में भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है कि राज्य के द्वारा किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं किया जाएगा जो भेदभावपूर्ण हो। किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर सार्वजनिक स्थलों जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, चर्च, होटल, सिनेमाघर, पार्क आदि में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। नेक्स्ट है अवसरों की समानता। अनुच्छेद 16 में कहा गया कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। नियुक्तियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है छुआछूत का अंत। संविधान की धारा 17 में छुआछूत को समाप्त किया गया है। यह एक दंडनीय अपराध है। छुआछूत कानून में संशोधन करके इसे और भी कड़ा बनाया गया है, जिसके लिए दंडित होने पर संसद और विधानसभा चुनाव में 6 वर्ष के प्रतिबंध पर प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है उपाधियों का अंत। संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों, पदों, अलंकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल सेना, शिक्षा, राष्ट्र सेवा के आधार पर ही पद और पदवियां दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। पहला है सामान्य बालक को यह शिक्षा नहीं दी जा सकती। दूसरा है सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन विशिष्ट बालकों के साथ सामान्य बालकों को शिक्षा नहीं दी जा सकती। विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा सामग्री, विशेष पाठ्यक्रम व विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षा से चरित्र तथा समानता को बढ़ावा मिलता है। तो विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों को दी जाती है। 5th पॉइंट है यह सामान्य शिक्षा का ही एक अंग है। 6th है यह शिक्षा बालकों की क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों तथा अभिरुचियों को ध्यान में रखकर दी जाती है। 7th है शारीरिक रूप से अपंग व बीमार बालकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार
या फिर अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाती है। 8th है सृजनशील व प्रतिभाशाली बालकों के लिए अलग से शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। 9th है यह शिक्षा योजनाबद्ध तरीके से प्रदान की जाती है। 10th है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को विशिष्ट शिक्षा से काफ़ी लाभ होता है। 11th है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को उनके स्तर के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। 12th है विशिष्ट शिक्षा बालक के मानसिक स्तर तथा आवश्यकता अनुसार प्रदान की जाती है। 13 है विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों को आत्मनिर्भर बनाती है और उनमें आत्मविश्वास का संचार पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा क्या है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, हो सकता है किसी और सब्जेक्ट में ही पूछा जाए, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करके जाएं एग्जाम में। यानी कि समावेशी शिक्षा क्या है ये आपको बताना है। समावेशी शिक्षा वह है जिसमें सामान्य विद्यालय में बाधित व सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा का आधुनिक युग में विशेष महत्व है। शिक्षा शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों में इस बात को लेकर काफ़ी मतभेद रहे हैं कि बालकों को विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट विद्यालयों में दी जाए या फिर उनको भी सामान्य विद्यालयों में ही पढ़ाया जाए। अतः यह निर्णय लिया गया कि जहाँ तक संभव हो सके इस प्रकार के बालकों को सामान्य विद्यालयों में ही पढ़ाया जाएगा, ताकि उनमें हीन भावना न आए और उन्हें मुख्य धारा से अलग न हो सके। नेक्स्ट, विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं वे एकदम से पहचाने जाते हैं, लेकिन जो बालक मानसिक रूप से बाधित होते हैं उनकी पहचान करना काफ़ी मुश्किल कार्य है। जो बालक शारीरिक व मानसिक रूप से अपंग होते हैं वे सामान्य बालकों की अपेक्षा कुछ कम सीख पाते हैं। विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार के बालकों में छिपी हुई योग्यता को उभारना है, ताकि उसकी योग्यता का प्रयोग देश के हित में किया जा सके। आज समय की यह आवश्यकता है कि केवल प्रतिभावान बालकों की तरफ ही ध्यान न दिया जाए, बल्कि जो बालक सामान्य से कम है उनकी तरफ भी उचित ध्यान दिया जाए, ताकि वे भी देश की मुख्य धारा में आकर अपनी योग्यताओं का देश की उन्नति में जो है योगदान कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता का क्या अर्थ है, यानी कि इक्वलिटी। भारतीय संविधान सबको समानता का मौलिक अधिकार देता है, साथ ही पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष सुविधाओं का प्रावधान भी करता है। यह प्रावधान अन्यायपूर्ण नहीं है, क्योंकि ऐसा करना व्यापक सामाजिक हितों के लिए आवश्यक है। वर्षों से पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधाएं दिए बिना उन्हें समाज के अन्य वर्गों के बराबर नहीं लाया जा सकता था। इस प्रकार समानता अन्यायपूर्ण असमानता के विरुद्ध एक पुकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक न्याय से आपका क्या अभिप्राय है। सामाजिक न्याय का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस। जिस समाज में लिंग, जाति, जन्म स्थान, वंश आदि का भेद नहीं होता, भारतीय संविधान में समानता के सिद्धांत के अंतर्गत उपयुक्त भेदों से रहित समाज व्यवस्था करने के बारे में बताया गया है। वह भारतीय समाज को सामाजिक न्याय पर आधारित समाज बनाने पर जोर दिया गया है, क्योंकि भारत जैसे देश में कुल जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कमजोर व पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आता है। समाज के इस भाग को ऊंचा उठाने के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय तभी स्थापित किया जा सकता है जब तक कि समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति समाज में अपने आप को समान रूप से न्याय मिलने की आशा न कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता और सामाजिक न्याय का क्या संबंध है, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। जहाँ समानता नहीं होगी वहाँ न्याय नहीं हो सकता। न्याय के लिए भी समानता का होना जरूरी है। यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि सामाजिक न्याय के लिए जो है कोई समानता की ही आवश्यकता नहीं है। हमारा व्यवहार भी निष्पक्ष व न्यायोचित होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि समानता के पक्ष की पूर्ति हेतु सभी आय वर्ग के लोगों के लिए समान आयकर या प्रावधान कर दिया जाएगा, तो यह निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए न्यायपूर्ण होगा। मतलब यह है कि यदि व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार का व्यवहार करने के न्यायोचित कारण विद्यमान है, तो ऐसा करना असमानता नहीं है। वास्तविक समानता न्याय के बिना अधूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट शिक्षा का क्या अर्थ है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकते हैं, विशिष्ट शिक्षा के अर्थ को संक्षेप में बताएं। दोनों क्वेश्चन का जो आंसर सेम ही है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आपको याद रखना है। ये भी जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसको आप स्टार में मान सकते हो कि ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए विशिष्ट शिक्षा का अर्थ क्या है, यानी कि स्पेशल एजुकेशन। सीधे साधे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विशिष्ट बालकों को दी जाने वाली शिक्षा ही विशिष्ट शिक्षा है। इस प्रकार विशिष्ट शिक्षा के प्रत्यय को समझने के लिए विशिष्ट बालकों का अर्थ समझना होगा। शैक्षिक अध्ययन राष्ट्रीय समिति के अनुसार विशिष्ट
बालक वे होते हैं जो कि औसत बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक लक्षणों में इतने अधिक भिन्न होते हैं कि उन्हें अपनी अधिकतम क्षमता के विकास के लिए विशेष शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। आगे है, इन विशिष्ट बालकों के लिए जब हम विशेष शैक्षिक सेवाओं की व्यवस्था करते हैं तो वह विशिष्ट शिक्षा कहलाती है। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय कोष के अनुसार यह शिक्षा जो उन बच्चों को दी जाती है जो विशेष शैक्षिक उपचार के लिए इसलिए अपेक्षा करते हैं क्योंकि या तो वे प्रतिभाशाली है या शारीरिक या मानसिक दृष्टि से विकलांग है, और या फिर शैक्षिक दृष्टि से सामान्य से भिन्न है। तो देखिए, विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों को दी जाती है जो औरों से, जो सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। हो सकता है वो मेंटल लेवल पे जो है, यानी कि मानसिक रूप से अलग हो या फिर शारीरिक रूप से। यहाँ तक जो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको एग्जाम नोट्स, लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल की PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।